नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। हम लोग मार्च की समसामयिकी क्रॉनिकल कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग इस बार 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, हर एक पार्ट लगभग 1 घंटे का होगा, जिसमें हम लोग 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस जो मनाया गया, वो 24 जनवरी 2025 को अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की यात्रा। तो उत्तर प्रदेश ने अपना जो 76वां स्थापना दिवस मनाया है, इस बार उसका जो मुख्य विषय रखा हुआ है इस बार, तो उसका विषय है उत्तर प्रदेश विकास और विरासत की यात्रा। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का महत्व क्या है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा था। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? तो 1834 तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बाद में इसे आगरा प्रेसिडेंसी नाम दिया गया और 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, फिर 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी से 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया इस बार। ठीक है, फिर क्या है? अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में बनाया गया। तो अंतर्देशीय, तो हाल ही में भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को, ठीक है, जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय जलमार्गों, विशेष रूप से गंगा नदी के किनारे के विकास और प्रबंधन को तेज करना। इसके मुख्य विषय हैं रणनीतिक स्थान, जैसे वाराणसी एक प्रमुख नदी तटीय शहर है और धार्मिक पर्यटन केंद्र होने के नाते इस तरह के कार्यालय रणनीतिक रूप से स्थित है। ठीक, विस्तारित नेटवर्क, इस अतिरिक्त के साथ IWAI अब देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय हो गए हैं। ठीक है, जो अंतर्देशीय जल परिवहन का क्षेत्रीय कार्यालय बना है, भारत में कुल 6 हो गए हैं। ठीक, चलिए, वाराणसी में कार्यालय विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जलमार्ग विकास परियोजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समुदाय का विकास, कार्यालय नदी के किनारे सामुदायिक घाटों के निर्माण की भी देखरेख करेगा। ठीक है, बहुमोडल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की उम्मीद है, जिससे बहुमॉडल रसद को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महाकुंभ में प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कहाँ हुई थी? प्रयागराज में हुई थी, महाकुंभ मेला स्थल में हुई थी। ठीक, इस बैठक ने राज्य की विकास योजनाओं में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक बनाया, क्योंकि सरकार ने बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई प्रमुख परियोजनाओं की घोषणा की। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? तो बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया, एरोस्पेस और रक्षा नीति और महाकुंभ के विकास पर भी केंद्रित किया, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी। अगला हमारा टॉपिक है काशी तमिल संगम 3.0। 15 जनवरी 2025 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के लिए पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किए हैं। यह वार्षिक सांस्कृतिक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम तमिलनाडु और वाराणसी के बीच ऐतिहासिक और सभ्यता संबंधी संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है। मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो तिथियां और स्थान, तो 15 से 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। ठीक,
15 से 24 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्या आयोजित किया जाएगा? काशी तमिल संगम। ठीक, काशी तमिल संगम ऋषि अगस्त पर फोकस होगा। ठीक है, और व्यापक भागीदारी जैसे तमिलनाडु के छात्रों, किसानों, पेशेवरों और महिलाओं सहित 1200 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान, इस आयोजन में विभिन्न सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे, जिसमें प्रदर्शनियां, सेमिनार, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं शामिल हैं। सरकारी सहयोग, शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ विभिन्न अन्य मंत्रालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के इस आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ठीक, इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगला टॉपिक है धनावरी वेटलैंड्स। ठीक है, धनावरी वेटलैंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार को धनावरी वेटलैंड के रूप में अधिसूचना के बारे में एक विस्तृत स्थिर रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है। किसने दिया है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, ठीक है, एनजीटी ने। ठीक? धनावरी वेटलैंड जेवर एयरपोर्ट के पास गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में स्थित है। ठीक है, धनावरी वेटलैंड, इसके मुख्य बिंदु क्या है? तो धनावरी वेटलैंड यह गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यहाँ विभिन्न पक्षी प्रजातियों जिसमें लुप्तप्राय सारस क्रेन भी शामिल है। अधिसूचना प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार धनावरी वेटलैंड्स को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है। ठीक, वेटलैंड पारिस्थितिक रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न श्रेणी का समर्थन करता है और इस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामसर साइट क्षमता, तो हालांकि वेटलैंड वर्तमान में रामसर साइट नहीं है, ठीक, लेकिन इसका पारिस्थितिक महत्व इससे इस पदनाम के लिए एक संभावित उम्मीदवार बनाता है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कुंभ मेले में एआई का प्रयोग। ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। तो प्रयागराज में जो चल रहा महाकुंभ है, इसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आरंभ किया गया है, जिसमें धार्मिक समागम में इतने बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल पहली बार हो रहा है। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एआई संचालित निगरानी में 1800 से अधिक सीसीटीवी कैमरा होंगे। एआई सिस्टम भीड़ को गतिविधियों के बारे में वास्तविक समय में जानकारी देते हैं। इससे अधिकारियों को भीड़ पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। हाल ही में एक आग लगने की घटना में एआई ने आपातकालीन स्थिति में तेजी से लोगों को निकालने में मदद की। धार्मिक समागम में भीड़ प्रबंधन के लिए इतने बड़े पैमाने पर एआई का इस्तेमाल पहले कभी नहीं किया गया। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में डिस्कॉम के निजीकरण का योजना क्या है? तो डिस्कॉम के निजीकरण की योजना क्या है उत्तर प्रदेश में? तो 13 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 2 घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियां के निजीकरण या सार्वजनिक निजी भागीदारी की दिशा में कदम उठाए हैं। डिस्कॉम क्या है? तो डिस्कॉम है सरकार ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, ठीक, और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए निजीकरण मॉडल विकसित करने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। ठीक है, डिस्कॉम दोनों भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैं, जिसमें सरकार को उनकी सेवा गुणवत्ता और दक्षता सुधार करने के लिए विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया गया है। सलाहकार वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करेंगे और निजीकरण या पीपीपी के लिए उपयुक्त मॉडल का सुझाव देंगे, जिसमें शेयरधारिता संरचना शामिल होगी। इसकी समय सीमा लगभग यह मॉडल निजी कंपनियों को संचालित विशेषज्ञता निवेश लाने की अनुमति देता है, जबकि कुछ स्तर सरकारी निगरानी भी रखी जाएगी। इस कदम के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जो नौकरी सुरक्षा और सेवा वितरण पर संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। अगला हमारा टॉपिक है राम मंदिर पर बना यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। ठीक है, तो राम मंदिर बना है यूपी का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल। ठीक,
हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या के राम मंदिर में सबसे अधिक पर्यटन राम मंदिर का दर्शन करने आए, जिसने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है। धार्मिक पर्यटन में 70% की वृद्धि हुई है, जो राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण है। ताजमहल 2024 में 125.1 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया था, जिसमें 9,24,000 विदेशी पर्यटक थे। और अयोध्या में 2024 में सितंबर के बीच में जो आंकड़े आए हैं, 135 मिलियन घरेलू और 3,153 विदेशी पर्यटन का आवागमन हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव का आयोजन। तो 1 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के स्थापना दिवस का जश्न मनाने और इसकी विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करने के लिए संस्कृति उत्सव की घोषणा की है। ठीक, इसके लिए 2 जनवरी से 26 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ठीक, इसमें क्या हुआ है, तो इसमें सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया गया है, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हुई हैं, विविध कला रूप में जैसे ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, कजरी, कव्वाली, अन्य भी प्रतियोगिताएं हुई हैं। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा इस कार्यक्रम से मिला है। तो इस योजना का उद्देश्य था कि सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना। ठीक है, जिसके मनाकर उत्तर प्रदेश लोगों को गौरव और सम्मान की भावना पैदा करना। ठीक है, क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश में संस्कृति उत्सव मनाया गया 1 जनवरी को, राज्य की स्थापना का जश्न मनाया गया, इसमें संस्कृति उत्सव मनाया गया। मनाया गया 2 जनवरी से 26 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो कुछ बिहार का करंट अफेयर है। तो 85वां अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन हुआ है बिहार में। ठीक है, तो 20 जनवरी 2025 को अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन का 85वां सत्र पटना में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका उद्घाटन किया है ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के परिप्रेक्ष्य में संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों का योगदान, आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया इसमें। और प्रमुख जो कार्यक्रम हुए, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद की प्रक्रिया कार्यविधि पुस्तक के 8वें संस्करण का विमोचन भी, और विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन शामिल था। अगला हमारा टॉपिक है भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया की तिथि को बढ़ोतरी देना। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, उसमें 31 दिसंबर 2024 को यह घोषणा की गई कि बिहार सरकार ने चल रही भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत नई समय सीमा जुलाई 2026 तक निर्धारित की गई। इसमें भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया समय सीमा जुलाई 2026 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हुई है। ठीक है, जो कि 6 जनवरी 2025 को भोपाल में इसका समापन हुआ है, जिसमें युवा प्रतिभागियों ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, इसकी थीम थी। इसमें विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम के समापन समारोह में राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। राजस्थान के नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को, ठीक है, लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जिसमें राजस्थान सरकार ने अभ्यारण्य की सीमाओं को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इसमें सीमा विवाद क्या है, तो सीमा विवाद है अभ्यारण्य की मूल अधिसूचना और बाद में जारी पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना में सीमाओं को लेकर विसंगतियां पाई गई हैं। इसमें सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड 1980 की मूल अधिसूचना के आधार पर अभ्यारण्य का एक नया मानचित्र तैयार करने का निर्णय लिया है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के जयपुर के पास स्थित है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के वन्यजीव, पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है राजस्थान के रेगिस्तानी शहर में
अचानक पानी का फौहारा। राजस्थान के मोहनगढ़ में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई थी, जिसमें ट्यूबवेल ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान जमीन से अचानक पानी का फौहारा निकल आया। इस घटना में प्राचीन सरस्वती नदी के पुनर्जागरण की अटकलें भी तेज कर दी गई। ठीक। अगला टॉपिक है, झारखंड से बिरहोर जनजाति बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुआ है। तो झारखंड की बिरहोर जनजाति जो थी, वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में है, जो कि बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन में भाग लिया है इसने। ठीक है। बिरहोर जनजाति, यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। ठीक। यह एक अर्ध खाना बदोश समुदाय है। बिरहोर समुदाय बाल विवाह के लिए एक गंभीर समस्या, तो बाल विवाह जो हुई वो बिरहोर समुदाय के लिए बाल विवाह एक गंभीर समस्या है, जो कि ये खिलाफ शामिल हुआ है। जो बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन चल रहा है उसमें बिरहोर जनजाति भी शामिल हुई है। अगला टॉपिक है मैया सम्मान योजना, जो कि झारखंड में शुरू हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता के बड़े हस्तांतरण की शुरुआत की है। इसमें क्या है? तो इसमें है 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जो कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को। ठीक है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड से प्रधानमंत्री द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल, जो कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। तो ये उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल हैं। इनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारतीय ओलंपिक संघ इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है। इसमें जो खेल होंगे, योगासन, कैलीपट्टू, मलखम्ब और राफ्टिंग जैसे प्रदर्शन खेलों को भी शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में 74%, मतलब जो जंगलों में आग लगती है उसमें 74% की वृद्धि देखी गई है उत्तराखंड में। सर, उत्तराखंड में आग की घटनाएं में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जोखिम वाले जो क्षेत्र शामिल हैं, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को भी बहुत उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है उत्तराखंड के साथ साथ। हरियाणा का टॉपिक है, हरियाणा में स्वच्छता अभियान। ठीक है। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने हरियाणा के करनाल जिले में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य है स्वच्छ भारत मिशन को गति देना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह हरियाणा स्वच्छता अभियान का। ठीक है। अगला टॉपिक है हरियाणा में यमुना नदी में बीओडी स्तर में वृद्धि। ठीक है। बीओडी स्तर क्या है? तो रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है। इसकी क्या है? स्तर में वृद्धि हुई है। ठीक। ये बीओडी स्तर में वृद्धि हुई है, पर्यावरणीय प्रभाव इससे बढ़ेगा। तो उच्च बीओडी स्तर से कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवन के लिए खतरा पैदा हो जाता है। तो पर्यावरणीय प्रभाव हुआ, तो इसका क्या हुआ? नुकसान हो रहा है इससे। बीओडी क्या है? तो बीओडी जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा है। बीओडी का अर्थ है जल में अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे यहाँ प्रदूषित है। ठीक। उड़ीसा से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने लागू किया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद मांझी जी ने 27 सितंबर 2024 को भुवनेश्वर में आदिवासी मेले में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। इसमें क्या हुआ? तो इसमें 9th क्लास और 11th क्लास में नामांकित एसटी छात्रों को एक मुश्त 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। ठीक। गुजरात का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुजरात में हर घर कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें 8 जनवरी 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री इस समय है जो भूपेंद्र पटेल जी ने डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ये पहल की घोषणा की है, गुजरात में हर घर कनेक्टिविटी। इसमें क्या होगा? तो इसमें 25,000 कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण घरों को।
फाइबर टू होम के तहत तकनीकी से जोड़ा जाएगा और 25,000 कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इससे उच्च गति कनेक्ट इंटरनेट के लाभ ले सकेंगे और गुजरात के फाइबर टू फील्ड्स ऑफिस पहल, फाइबर टू फार फ्लंग टावर्स पहल जैसी अन्य पहले भी शुरू की जाएंगी। भारत नेट चरण 3 गुजरात का नेतृत्व करेगा, जो कि भारत नेट चरण 3 के लिए चुना गया है। ठीक, डिजिटल कनेक्टिविटी में नेतृत्व, ठीक है, गुजरात करेगा। गुजरात में पहली तटीय पक्षी जनगणना हुई है। गुजरात में पहली तटीय पक्षी जनगणना हुई है, जो कि गुजरात सरकार ने भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी की जनगणना किया है इन्होंने। यह जनगणना जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में 3 से 5 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई। इसमें क्या हुआ, इसमें समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जैसे भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, या ओखा और नौलाखी के बीच 170 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है। जामनगर में पक्षियों की विविधता, 300 से अधिक स्थानीय और प्रवासी प्रजातियां पाई जाती हैं जामनगर में, इसलिए यहाँ पक्षी जनगणना की गई है। महाराष्ट्र का टॉपिक है, तो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अंग्रेजी दवा लिखने की अनुमति दी गई है महाराष्ट्र सरकार ने। 17 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एक निर्देश जारी किया है, जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सकों को आधुनिक औषध विज्ञान में प्रमाण पत्र होने पर एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय ने बहस और कानूनी चुनौतियों को भी जन्म दिया है। तो विवाद इसमें क्या हुआ है, तो विवाद हुआ है FDA के निर्देश में होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति मिलती है, जिससे रोगी सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति के दायरे को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। कानूनी चुनौतियां, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने न्यायालय में निर्देश को चुनौती दी है। यह तर्क देते हुए दिया है कि MBBS डॉक्टरों की विशेषज्ञता को कमजोर करता है और रोगी सुरक्षा से भी समझौता करता है। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति बनाने हेतु समिति का गठन किया है इसने, महाराष्ट्र सरकार ने। तो 17 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति तैयार करने की 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI नीति का उद्देश्य क्या है, तो इस उद्देश्य है कि महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, $1 ट्रिलियन सकल घरेलू उत्पाद GDP के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य है। भारत AI मिशन मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। भारत AI मिशन का उद्देश्य देश की AI क्षमताओं को बढ़ाना, साइबर सुरक्षा नीति के कार्यबल, राज्य में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक साइबर सुरक्षा नीति का कार्यबल भी गठित किया गया है। ठीक, अब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखेंगे। जैसे उत्तराखंड सरकार ने UCC समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की है। तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है लागू करने वाला। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल लॉन्च किया है। इसके गोद लेने के लिए एक अधिसूचना भी जारी की है। इसमें क्या होता है, तो इसमें सभी धर्मों में व्यक्तिगत कानूनों को मानकीकृत करता है, जिसमें विवाह, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप शामिल है। ठीक, इसका उद्देश्य सभी नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना है। समान नागरिक संहिता UCC क्या है, तो UCC क्या है, एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत के कानूनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों के लिए एक धर्म मान्यताओं बिना कानूनों का एक समान सेट प्रदान करना है। यह अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह धार्मिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें एक छूट दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 342 में उल्लिखित है कि अनुसूचित
जनजातियों पर यूसीसी लागू नहीं होगा। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां जो आदिवासी जनजातियां हैं उन पे ये यूसीसी लागू नहीं होगा, तो अनुच्छेद 342 में कहा गया है। अगला टॉपिक है गणतंत्र दिवस परेड, सांस्कृतिक विविधता, विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और राष्ट्र सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया है। इसकी जो थीम थी स्वर्णिम, जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह का नेतृत्व किया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। तो 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। ठीक, इसमें 31 झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें शामिल की गई बिरसा मुंडा के 150वें जन्म वर्ष के संविधान लागू होने के 75वें वर्षों को समर्पित झांकियों को विशेष रूप से शामिल किया गया था। ब्रह्मोस, इसमें परेड में दौरान प्रदर्शित प्रमुख प्रदर्शन क्या रहा, तो इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसमें 344 मिसाइल रेजिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया गया। और प्रलय क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें पारंपरिक भूमिका के लिए विकसित किया गया, इसकी विकास प्रक्रिया पूरी हो चुकी। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम BM-21 ग्रेड, पिनाका क्या है, पिनाका मल्टी 75 किलोमीटर की रेंज के साथ उन्नत संस्करण है जो कि 44 सेकेंड में 72 रॉकेट दाग सकता है। BM-21 क्या, तो जिसे पहले कारगिल युद्ध में उपयोग किया गया था। संजय बैटलफील्ड सर्विलांस सिस्टम क्या है, तो पहली बार प्रदर्शित इसे भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 2402 करोड़ की लागत से विकसित किया है। अगला टॉपिक है महाकुंभ मेला का आरंभ, इसका इतिहास, महत्व और परंपरा। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो गया। यह प्रयागराज महाकुंभ मेला यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा के तट पर स्नान और पूजा अर्चना करने के लिए एकत्रित होते हैं। यह 45 दिनों तक चलता है। यह कुंभ 12 वर्षों में आयोजित होता है। ठीक, इस आयोजन में लगभग 45 करोड़ लोग आने की संभावना है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा मानव सम्मेलन बनाता है। कुंभ मेले के बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इसे वेदों और पुराणों में वर्णित मानते हैं, कुछ का कहना है यह 2 सदियों से पुराना आयोजित है। ठीक, कुंभ का अर्थ संस्कृत में घड़ा होता है। ठीक, मेले का आयोजन कुंभ मेला 4 शहरों हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। इन सभी स्थानों का संबंध पवित्र नदियों से है। हरिद्वार में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी के तट पर होता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती के संगम पर होता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे होता है और नासिक में गोदावरी नदी के पास होता है। कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो कुंभ मेले का ऐतिहासिक महत्व है, इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है तो 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी, ताकि साधु संत और विद्वान एकत्र होकर विचार विमर्श कर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेंगसान ने प्रयाग में एक मेले का वर्णन किया है। 12वीं शताब्दी के बाद यह धार्मिक आयोजन स्थिर परंपरा में बदल गया। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोसिस्ट सूची 2025। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोसिस्ट सूची 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य भारत में विभिन्न स्वास्थ्य स्तरों पर डायग्नोसिस्ट सेवाओं में सुधार करना। अगला टॉपिक है हमारा पंजाब ने 100% पाइप जल आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो पंजाब ने केंद्र सरकार की हर घर जल योजना के तहत सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप
जल आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की है। पंजाब देश 5वां राज्य बना है यह करने का। सभी ग्रामीण घरों को 100% पाइप की जल आपूर्ति सुनिश्चित करने वाला 5वां राज्य बन गया है। अगला टॉपिक है हमारा विमानों के लीजिंग हेतु विधेयक संसद में पेश। तो 17 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने संसद में विमान वस्तुओं के में हितों का संरक्षण और प्रवर्तन विधेयक 2024 पेश किया है। इस कानून का उद्देश्य है भारत में विमान के लिए लीजिंग ढांचे को बढ़ाना। अगला टॉपिक है आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघ सिर राष्ट्र को समर्पित है। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री ने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान 3 उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघ सिर को राष्ट्र को समर्पित किया है। यह पहली बार है जब 3 स्वदेशी रूप से निर्मित नौसैनिक प्लेटफॉर्म, विध्वंसक फ्रिगेट और पनडुब्बी का एक साथ कमीशन हुआ है। यह आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत एक विध्वंसक युद्धपोत है। इसमें उन्नत हथियार प्रणाली, मिसाइल और आधुनिक संचार उपकरण शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि समुद्री सुरक्षा और युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएनएस नीलगिरी क्या है? तो आईएनएस नीलगिरी है एक फ्रिगेट युद्धपोत। इसमें स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेंसर और हथियार प्रणाली शामिल है। आईएनएस वागसीर क्या है? तो यह एक पनडुब्बी है। यह पहले से कमीशन की गई कलवरी के बाद छठी P-75 पनडुब्बी है। इसकी विशेषता है कि गुप्त संचालन करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग किया गया है। यह दुश्मन के जल क्षेत्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर हमला करने की क्षमता प्रदान करती है। अगला टॉपिक है जेडमोह सुरंग। जेडमोह सुरंग 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जेडमोह सुरंग का उद्घाटन किया है। जेडमोह सुरंग श्रीनगर से लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर की लंबी 2 लेन सुरंग है। ठीक, ये सड़क सुरंग है। इस सुरंग ने सोनमर्ग के लिए सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान की है। ठीक, यह सुरंग कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक लाभ भी बेहतर होंगे। अगला टॉपिक है ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु पैन इंडिया योजना की घोषणा। तो 8 जनवरी 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश भर में ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने के लिए एक पैन इंडिया योजना की घोषणा की है। यह पहल कुशल ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए उद्देश्य से की गई है और सड़क सुरक्षा और परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक व्यापक प्रयास का हिस्सा है। ठीक है, इस सड़क सुरक्षा 2024 में दुर्घटनाओं के कारण 1.80 लाख मौतें हुई हैं। ठीक है, सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए गडकरी जी ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ बैठक में विभिन्न मुद्दों पर और समाधानों पर चर्चा की गई है। अगला टॉपिक है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। 8 जनवरी 2025 को 18वां भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया, जिसमें 75 देशों के लगभग 6000 नेता शामिल हुए थे। इस सम्मेलन का विषय भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय का योगदान। ठीक है, इसमें मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद और टबैको के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला अंगोलू मुख्य अतिथि रही। ठीक, युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी दिए गए। ठीक है, इसमें योजनाएं क्या सत्रों की योजना सम्मेलन में 5 प्रमुख सत्र आयोजित किए गए, जिसमें नारी शक्ति, माइग्रेट स्किल्स की कहानियां और सतत विकास में प्रवासी
का योगदान शामिल थे। उड़ीसा पर भी फोकस किया गया। इस आयोजन के माध्यम से वैश्विक भारतीय डायस्पोरा को उड़ीसा के सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और क्षमता आर्थिक अवसरों को भी परिचित कराया गया। अगला टॉपिक है हमारा भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति। ठीक है, हाल ही में IIM बेंगलोर द्वारा सार पहल के लिए तहत किए गए एक अध्ययन में भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में शिक्षा, शहरी सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित किया गया है। ठीक, सार प्लेटफॉर्म का प्रभाव। सार प्लेटफॉर्म में 29 प्रमुख संस्थानों के सहयोग से 50 प्रभाव आकलन अध्ययन किए गए हैं। ठीक है, इस मिशन का अवलोकन क्या है, तो इस मिशन की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा भारतीय राजव्यवस्था और शासन से। ऑनलाइन खरीदारी को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम क्या रखे गए हैं, तो 21 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उद्देश्य से मसौदा दिशा निर्देश दिए हैं। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य है उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाना और सभी हितधारकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें दिशा निर्देश पूरी ई-कॉमर्स जीवन चक्र को कवर करते, खरीदारी को लेकर उसके बाद तक है। ठीक है, इसमें नो योर कस्टमर KYC जांच करने की आवश्यकता। ठीक है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विक्रेताओं के लिए पूरी तरह से नो योर कस्टमर, ठीक है, जांच करने की आवश्यकता है। इसमें पारदर्शी जानकारियां क्या होगी, तो प्लेटफॉर्म को उत्पाद की विस्तृत जानकारी जैसे मूल्य, सुरक्षा जानकारी और विक्रेता विवरण भी शामिल प्रदान करना होगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा न्यायालयों में एड हॉक जज की नियुक्ति का प्रस्ताव। 20 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में मामलों के बढ़ते हुए लंबित स्टॉक को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एड हॉक जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो अनुच्छेद 224A यह संविधान प्रावधान उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अस्थायी नियुक्ति को अनुमति देता है। नियुक्ति की शर्तें क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एड हॉक जजों की नियुक्ति के लिए विशिष्ट शर्तों को निर्धारित किया है, जिसमें उच्च न्यायालयों में उच्च रिक्त दर और लंबे समय से लंबित मामलों की एक महत्वपूर्ण संख्या शामिल है। कॉलेजियम की भागीदारी। सर्वोच्च न्यायालय में इस बात पर जोर दिया गया कि एड हॉक जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा देखी जानी चाहिए। सीमित ऐतिहासिक उपयोग। अनुच्छेद 224A की एक अतीत में शायद कभी उपयोग किया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वैवाहिक अधिकारों की बहाली का अधिकार। जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, बाकी जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही हम लोग देखेंगे, जो नहीं है उसको हम लोग ऐसे ही बस सरसरी निगाहों से देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। अगला टॉपिक है वैवाहिक अधिकारों की बहाली का अधिकार। 15 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवादों में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के अधिकार और भरण पोषण देने के लिए दायित्व के बीच इस संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इसमें स्वतंत्र कार्यवाही क्या है, तो न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वैवाहिक अधिकारों की बहाली और भरण पोषण के लिए कार्यवाही एक दूसरे से स्वतंत्र है। ठीक, हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 9 या धारा सेक्शन वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान करती है, जिसमें एक जीवन साथी को दूसरे जीवन साथी के सेवा फिर से शुरू करने के लिए बाध्य करने के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति मिलती है। अगला टॉपिक है हमारा अगले मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में बदलाव। 10 जनवरी 2025 को भारत में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाए जाने की घोषणा की गई है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो अधिनियम 2023 के अनुसार है, यह पहली बार होगा जब चयन प्रक्रिया में केवल वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य उम्मीदवार पर भी विचार किया जाएगा। परंपरा का बदलाव में पहले क्या था, तो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन का उत्तराधिकारी हमेशा अगले वरिष्ठतम चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन अब चयन समिति में
एक व्यापक पैनल शामिल होगा। इसमें कानून के अनुसार कानून मंत्री की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जो 5 नामों की एक सूची तैयार करेगी। वर्तमान जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। यह बदलाव उस समय आया जब चुनाव आयोग पर विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा दबाव डाला जा रहा था। उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप, यह नया कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद लाया गया था, जिसने केंद्र सरकार की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में विशेष शक्तियों पर भी सवाल उठाया था। अगला हमारा है टॉपिक वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन। 6 जनवरी 2025 को वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया। यह संशोधन 1980 में अधिनियम लागू होने के बाद पहला बड़ा बदलाव है। इसमें मुख्य तथ्य क्या है तो अधिनियम की सीमा, संशोधन का उद्देश्य है अधिनियम के दायरे को सीमित करना। यह अब केवल अधिसूचित वन भूमि और सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों पर लागू होगा। अगला हमारा टॉपिक है कला और संस्कृति से। तो पहला टॉपिक है तमिलनाडु का लौह युग, इतिहास में नया आयाम। 25 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट के दौरान आयरन की प्राचीनता तमिलनाडु से हाल ही में रेडियो मैट्रिक तिथियां ने तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत को वैश्विक इतिहास में 2000 साल पीछे ले जाने का दावा किया है। इस रिपोर्ट को के राजन, जो कि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, और आर शिवनंथम, तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने प्रस्तुत किया है। लौह युग की समय सीमा, तो लौह युग का प्रमाण जो मिला है 3345 ईसा पूर्व तक जाता है। तो पहले माने गए 1500 से 2000 ईसा पूर्व से बहुत पहले है। अगला हमारा टॉपिक है मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारतें विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। 17 जनवरी 2025 को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतों को अपनी स्मारक व सूची में शामिल किया है। यह मान्यता इन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संपत्तियों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। तो WMF की मान्यता इन ऐतिहासिक इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करती है। तेलंगाना सरकार ने ऐतिहासिक संरचनाओं को संरक्षण और कायाकल्प की योजनाएं शुरू की हैं। अगला हमारा टॉपिक है कनुमा पंडुगा पशुधन का उत्सव। 15 जनवरी 2025 को आंध्र प्रदेश ने मकर संक्रांति के साथ मनाया जाने वाला एक जीवंत फसल उत्सव कनुमा पंडुगा मनाया है। इस पर पशुधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो पंडुआ में पशुधन का विशेष रूप से सम्मान किया जाता है। किसान उन्हें रंगों, आभूषणों और रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। हर साल एक ही तारीख को पड़ता है। ठीक है, कई त्योहारों के विपरीत तो ज्यादातर त्योहार जो होते हैं वो अलग अलग तारीखों में पड़ते हैं, लेकिन यह त्योहार एक ही तारीख को पड़ता है। मकर संक्रांति का क्या महत्व है तो मकर संक्रांति मकर राशि में सूर्य के प्रवेश को चिन्हित करता है, जो कि सर्दियों के अंत में लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। अगला टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि को समझने का प्रयास। तो हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की लिपि को समझने के लिए नए प्रयासों के बारे में चर्चा हुई है। इसमें तमिलनाडु सरकार ने इंडस लिपि को ठीक है समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार घोषित किया है। इस रहस्यमयी लिपि को दर्शकों ने शोध के बावजूद समझा नहीं जा सकता। बहुभाषी शिलालेखों का अभाव क्या है तो रोसेटा स्टोन की तरह कई भाषाओं में शिलालेखों की अनुपस्थिति सीधी तुलना और अनुवाद में बाधा डालती है। इंडस लिपि की प्रकृति, लिपि में मानव और जानवरों के रूपांकनों सहित विभिन्न प्रकार की प्रतीक है। विद्वानों ने लिपि की प्रकृति पर बहस की है। कुछ लोगों का सुझाव है कि यह गोलोसिलेबिक हो सकती है, शब्दांशों और शब्दों को दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा आर्थिकी। यूनिफाइड लेंडिंग
इंटरफेस यूएलआई। यूएलआई भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पर एक अपडेट प्रदान किया है जो ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक, इसमें अपने पायलट चरण के बाद इतने लाख करोड़ 7.5 लाख ऋणों में 38,000 करोड़ की वितरण की सफलतापूर्ण सुविधा प्रदान की है। कैसे काम करता है? तो ये करता है उधारदाताओं और विभिन्न डेटा स्रोतों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई ताकत। 22 जनवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल क्षेत्र के आकार, विकास और प्रभाव के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। अगला टॉपिक है हमारा अमेरिका ने ओईसीडी वैश्विक कर समझौते से हटने की घोषणा की है। 22 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक सरकारी आदेश जारी कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ओईसीडी के वैश्विक कर समझौते के बाहर करने का संकेत दिया है। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाभ पुनर्निर्धारण और वैश्विक न्यूनतम कारपोरेट दर के माध्यम से चोरी का समाधान करना। ठीक है, 140 से अधिक देशों द्वारा हस्ताक्षरित है। इस समझौते का उद्देश्य एक अधिक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाता है। अमेरिकी आलोचनाएं क्या है? तो अमेरिका का दावा है कि यह समझौता अमेरिकी आर्थिक प्रतिस्पर्धा और संप्रभुता को कम करता है, इसीलिए हटने का ठीक है संकेत दिया है, बाहर होने का संकेत दिया है। ओईसीडी क्या है? तो ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक मंच है। यह सदस्य देशों के बीच नीति मानकों और सहयोग के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ओईसीडी सदस्य देश वैश्विक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे उनका प्रभाव काफी अधिक है। अगला टॉपिक है हमारा भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 217 गीगावाट तक पहुंची। तो 22 जनवरी 2025 को भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 217 गीगावाट तक पहुंच गई है। इसमें भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें पिछले वर्ष में 24.5 गीगावाट सौर ऊर्जा और 3.4 गीगावाट पवन क्षमता जोड़ी गई थी। ठीक, 500 गीगावाट का लक्ष्य भारत 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। तो भारत ने 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। अगला टॉपिक है हमारा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार खनिज समृद्ध उड़ीसा ने 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18 प्रमुख राज्यों में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। यह इंडेक्स राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद, राजस्व संग्रह, सार्वजनिक व्यय और राजकोषीय स्थिरता पर आधारित है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है भारत की कॉफी। ठीक है, वैश्विक मांग में वृद्धि। तो 2025 जनवरी 20 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कॉफी की मजबूत वैश्विक मांग के साथ भारत के कॉफी निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें कॉफी का निर्यात भारत 2025 जनवरी के पहले हफ्ते में भारत ने 9300 टन कॉफी का निर्यात किया है, जिसमें शीर्ष खरीदारी इटली, बेल्जियम और रूस शामिल हैं। तो कॉफी का मुख्य उत्पादन क्षेत्र क्या है? तो भारत की कॉफी में मुख्य रूप से पश्चिमी पूर्वी घाटों में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक ने 2022-23 में 2,48,020 मीट्रिक टन कॉफी का उत्पादन किया। इसके बाद केरल और बाद में तमिलनाडु है। तो भारत में
कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में सर्वाधिक होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे केरला आता है और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु आता है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, भारत में रबी फसल की बुआई 640 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई है। तो 19 जनवरी 2025 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 20 जनवरी 2025 तक रबी फसल की बुआई के प्रगति पर डेटा जारी किया है, जिसमें गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 320 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। ठीक है, दालों की बुआई 141.69 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। श्री अन्न और मोटे अनाज की बुआई 54.4 लाख हेक्टेयर में फैली हुई है। ठीक है, रबी की फसल की बुआई, कुल मिलाकर रबी फसल की बुआई 640 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है, जो कृषि गतिविधियों में सकारात्मक रुझान का संकेत देती है। अगला टॉपिक है हमारा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आरंभ। 17 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें भारत की मोबिलिटी क्षेत्र में परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता को उजागर किया है। हमारा अगला टॉपिक है, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, भारत का मजबूत प्रदर्शन। 16 जनवरी 2025 को क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भविष्य की नौकरी की मांगों के लिए देशों की तैयारी के आधार पर रैंकिंग दी गई। भारत ने इस सूचकांक में एक सराहनीय स्थान हासिल किया है, जो वैश्विक प्रतिभा केंद्र के रूप में इसकी क्षमता को उजागर करता है। भारत का स्थान 25वें स्थान पर रहा है। भारत कुल मिलाकर 25वें स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें नवाचार स्थिरता की आवश्यकता होती है। सूचकांक भविष्य उन्मुख नवाचार और स्थायी प्रथाओं के पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स वैश्विक नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए देशों की तत्परता की रैंकिंग है। ठीक है, क्या सूचकांक क्या मापता है? तो कौशल, फिट और शैक्षणिक तत्परता और आर्थिक परिवर्तन मापता है। अगला टॉपिक हमारा, 8वें वेतन आयोग की घोषणा। तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल क्या है? तो 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है। आयोग की संरचना, आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति शीघ्र की जाएगी। इसमें 45 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, एनपीएस और ओपीएस और यूपीएस 8वें वेतन आयोग राष्ट्रीय पेंशन योजना, पुरानी पेंशन योजना और एक रूप पेंशन योजना जैसी पेंशन संरचनाओं में भी सुधार कर सकता है। इसमें महंगाई भत्ते डीए में हाल ही में 53% की वृद्धि में बढ़ती मुद्रास्फीति को संशोधित करने के लिए वेतन संशोधन की आवश्यकता का भी संकेत दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा, आरबीआई ने रुपए के अंतरराष्ट्रीय उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फेमा नियमों में ढील दी है। तो इसमें क्या होता है? तो 15 जनवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेमा 1999 में महत्वपूर्ण छूट की घोषणा की, ताकि सीमा पार लेन-देन भारतीय रुपए के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक, तो इसको 100% पहले इसका एफडीआई जो हुआ है, तो विदेशी निवेश क्या है? गैर निवासी भारतीय एनआरआई अपने एनआईएनआर खातों में, जैसे इंडियन खातों में शेष राशि का उपयोग विदेशी निवेश, इसमें प्रत्यक्ष निवेशी एफडीआई भी शामिल है, गैर ऋण उपकरणों में शामिल किए के लिए कर सकते हैं। ठीक है, फेमा 1999 क्या है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 की जगह ले ली है। ठीक है, भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करते हुए बाहरी व्यापार और भुगतान को सुनिश्चित बनाने का लक्ष्य है। विदेशी मुद्रा लेनदेन को चालू खाता लेनदेन और पूंजी खाता लेनदेन में वर्गीकृत करता है। अगला हमारा टॉपिक है, चीन के व्यापार अधिशेष में रिकॉर्ड वृद्धि। ठीक, चीन के
14 जनवरी 2025 को चीन द्वारा जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार 2024 में चीन के निर्यात में 5.9% की वृद्धि हुई है, जिसमें निर्यात में वृद्धि हुई है बिजली, वाहन और तकनीकी का उत्पाद, और आयात में वृद्धि हुई है। सोयाबीन का आयात चीन 2024 में रिकॉर्ड मात्रा में सोयाबीन का आयात किया है, जिसमें अमेरिकी सोयाबीन की खरीद भी शामिल है। भारत के व्यापार नीतियों का पुनरीक्षण और वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला। ठीक। WPI के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य का समूह का गठन किया गया है। तो भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए एक कार्य का समूह का गठन किया है। कार्य का समूह के गठन में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय एक कार्य समूह का गठन किया गया, जो WPI के आधार को संशोधित का कार्य करेगा। ठीक है, संशोधन का कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने में WPI की विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय से जो भी करंट अफेयर बन सकते हैं, वो इंडोनेशियाई के राष्ट्रपति बने 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि। तो हमारा जो 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। 25 से 26 जनवरी को भारत की राजकीय यात्रा भी की। उसी बीच 26 जनवरी को ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। भारत अमेरिका संबंध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र अगला हमारा टॉपिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद भारत और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण क्या है? तो महत्व है चीन, भारत और जापान जैसे विश्व के प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं स्थित हैं। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों जैसे साउथ चाइना सी, मलक्का जल मध्य का क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता जैसे मछली पालन, ऊर्जा भंडार और खनिज, यह क्षेत्र वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण। इस समझौते और मुख्य समझौता क्या हुआ? तो इसमें फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जापान द्वारा प्रस्तावित और अमेरिका द्वारा अपनाया गया यह फ्रेमवर्क एक नियत आधारित आदेश को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून अनक्लॉज के तहत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की बात करता है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क 2022 में अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें 14 देश शामिल हैं। इसका फोकस है व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, ठीक है, डिकार्बोनाइजेशन पर। इसमें क्वाड सुरक्षा संवाद में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा गठित इसका उद्देश्य चीन के प्रभावों को काउंटर करना है। भारत की भूमिका क्या है? तो भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वाड पहल में भाग लेता है, शांतिपूर्ण विवाद समाधान के पक्ष में है और वैश्विक व्यापार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करता है। भारत आसियान के साथ भी सहयोग करता है तथा जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ रक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी सहयोग करता है। अगला हमारा टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ ली है इन्होंने। शपथ ग्रहण समारोह में यूएस कैपिटल रोटुंडा में आयोजित किया गया, जो 4 साल पहले दंगाइयों द्वारा अतिक्रमित किया गया था। ठीक है, इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है विश्व आर्थिक मंच का 55वां वैश्विक बैठक। तो 24 जनवरी 2025 को 55वां विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? दावोस में हुआ, जिसमें भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल को प्रमुखता दी गई। यह बैठक 5 दिवस कार्यक्रम है, जिसमें भारत की विकासात्मक नीतियों को भी प्रमुखता दी गई।
विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है। 1971 में क्वास शवाब द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय हमारा क्या है? इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है क्वाड विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे, जिसमें क्वाड मंत्रियों की बैठक 21 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो क्वाड को चीन की बढ़ती प्रभावशीलता के खिलाफ एक रणनीतिक उपाय के रूप में देखा गया। ट्रंप प्रशासन के तहत इस संदर्भ में तनाव बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई। इस बैठक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री के बीच में हुई थी, ठीक। मार्को रूबियो से मुलाकात। विदेश मंत्री जयशंकर ने जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ शपथ ग्रहण समारोह में दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की, ठीक। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है भारत स्पेन द्विपक्षीय संबंध। 13 जनवरी 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मैड्रिड में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बारेस के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए एक बैठक की। इस बैठक में व्यापार, रक्षा और शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा की गई। स्पेन भारत यूरोप में 6वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, ठीक है। इसमें रक्षा सहयोग, हस्ताक्षरित समझौते, सांस्कृतिक आदान प्रदान में वर्ष 2026 को भारत स्पेन वर्ष के रूप में घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना। भारत और स्पेन के बीच आपसी निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरित ट्रैक तंत्र स्थापित किया गया। अगला हमारा टॉपिक है भारत सऊदी अरब हज समझौता 2025। 13 जनवरी 2025 को भारत और सऊदी अरब ने 2025 के लिए हज समझौता किया गया, जिसमें भारतीय हज यात्रियों का कोटा 1,75,025 तय हुआ। यह समझौता जद्दा में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू और सऊदी हज और उमराह मंत्री तौफीक बिन फौजान अल रबियाह के बीच हुआ, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है डोनाल्ड ट्रंप हस मनी मामले में बिना शर्त बरी, ठीक है। 10 जनवरी 2025 को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुप रहने के लिए धन देने के मामले में दोष सिद्ध के संबंध में बिना शर्त बरी कर दिया गया, जो कि अमेरिकी राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह निर्णय ट्रंप को दोष सिद्ध की पुष्टि तो करता है, लेकिन उन्हें बिना जेल, जुर्माना या परिवीक्षा के लिए पद ग्रहण करने की अनुमति देता है। ट्रंप को हस मनी मामले में बिना शर्त बरी किया गया, जिसका अर्थ है उनकी सजा को कोई दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे, लेकिन उनकी सजा कायम रहेगी, ठीक। इस सजा की सुनवाई उस समय हुई जब ट्रंप उनके सहयोगी 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर रहे थे। अगला टॉपिक है हमारा तालिबान का भारत से वीजा प्रदान करने का आग्रह, ठीक है। 9 जनवरी 2025 को दुबई में भारतीय विदेश सचिव और अफगान कार्यवाह विदेश मंत्री के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान तालिबान प्रतिनिधित्व मंडल ने भारत में अफगान छात्रों, रोगियों और व्यापारियों को वीजा जारी करने का आग्रह किया है। पहले वीजा 2021 में तालिबान के अधिग्रहण के बाद भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अफगान नागरिकों के लिए वीजा पर काफी प्रतिबंध लगा दिया है। तालिबान का आश्वासन क्या दिया है इन्होंने? तो तालिबान ने भारत को आश्वासन दिया है कि वे भारतीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए वीजा आवेदकों की जांच को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तालिबान ने भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए अफगान छात्रों और भारत में इलाज कराने के लिए अफगानों के लिए वीजा की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो तालिबान सरकार की आधिकारिक मान्यता का अभाव, इसमें चुनौतियां क्या है? काबुल में भारतीय दूतावास में सुरक्षा चिंताएं और सीमित वीजा प्रशंसण की क्षमता। अगला हमारा टॉपिक है भारत और मालदीव के रक्षा मंत्री हुई बैठक। 8 जनवरी 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गशान मौमून ने नई दिल्ली में मुलाकात की।
यह बैठक भारत एवं मालदीव के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहराई देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इसमें मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने मालदीव को रक्षा उपकरण की सामग्री सौंपी। इनमें 35 करोड़ रुपए के मूल्य के यूटिलिटी व्हीकल और बर्थिंग उपकरण शामिल हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक पावर सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष 10 में है। ठीक है, 6 जनवरी 2025 को मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा जारी दुबई ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, और पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान पर है। इसने लगातार दूसरे वर्ष 10 रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। ठीक है, तो कौन से स्थान है इनका? 9वां स्थान है। ठीक, टॉप 10 में है। दुबई ने वैश्विक स्तर पर 8वां और पश्चिमी एशिया में 8वां स्थान है। दुबई ने वैश्विक स्तर पर 8वां और पश्चिम एशिया में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि अन्य प्रमुख शहरों में लंदन पहले और न्यूयॉर्क दूसरे स्थान पर है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? विश्व व्यापार संगठन ने मनाया 30वां स्थापना दिवस। तो 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन ने अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाई है। 1995 में स्थापित डब्ल्यूटीओ की स्थापना मराकेश समझौते के तहत उरुग्वे दौर की यात्रा के बाद हुई थी। गैट का उत्तराधिकारी क्या है? तो डब्ल्यूटीओ ने गैट सामान्य समझौता और टैरिफ व्यापार का स्थान लिया है, जिसमें 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित किया गया। वैश्विक व्यापार नियम। ठीक है, वैश्विक में डब्ल्यूटीओ राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार सुचारू रूप से, पूर्वानुमानित रूप से और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में 166 सदस्य देश हैं, जो विश्व व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अगली क्लास हमारी कल रहेगी पार्ट 2।